Hi friends, welcome to the channel JIV and CIV Made Simple. So this is our BFM unit number 23 theory portion which is based on treasury risk management. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एंड वी विल ट्राई टू कवर इच एंड एवरी पॉइंट रिलेटेड टू ट्रेजरी रिस्क मैनेजमेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी व्हाई इट इज़ इंपॉर्टेंट. आइए देखते हैं दोस्तों क्यों ट्रेजरी मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है. तो इमेजिन कीजिए कि जो आपका कंपनी का फाइनेंस है वो समझिए कि एक बिग पॉट ऑफ मनी है. तो ट्रेजरी रिस्क मैनेजमेंट का मतलब ये हुआ कि उस पॉट को यानी कि जो आपका कंपनी फाइनेंस है वो एक पॉट है, तो उस पॉट को प्रोटेक्ट करना किसी अनएक्सपेक्टेड लीक से या किसी अनएक्सपेक्टेड स्पिल से, यही है हमारा ट्रेजरी रिस्क मैनेजमेंट. तो मैं आपको इसके इंपॉर्टेंस को समझाता हूँ. ट्रेजरी रिस्क मैनेजमेंट देखता है कि किस तरह से आप पॉट को ग्रो कर सकते हैं. ठीक है, साथ ही साथ ये सभी अटैम्प्ट रिस्की भी हो सकते हैं. जैसे आप स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं, करेंसीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उन सभी चीज़ों का जो वैल्यू है वो ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है. तो इसीलिए जो एक चांस होता है कि मनी लूज करने का. तो इसीलिए ट्रेजरी रिस्क मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है कि ट्रेजरी एक्टिविटी इन्वॉल्व प्रॉफिटिंग फ्रॉम मार्केट अपॉर्चुनिटी इनहेरेंटली एक्सपोजिंग देम टू मार्केट रिस्क. यही बताया जा रहा है कि आप मार्केट रिस्क से एक्सपोज है. हो सकता है कि अंडरलाइंग एसेट का जो वैल्यू है वो बढ़े या घटे, राइट. तो दिस विल काउज चांस ऑफ लूजिंग मनी. दूसरा कारण है ट्रेजरी रिस्क मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंस का, वो ये है कि इमेजिन कीजिए कि दूसरे डिपार्टमेंट ने एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और उनको बहुत ज़्यादा कैश की रिक्वायरमेंट है, अपफ्रंट कैश की रिक्वायरमेंट है. ट्रेजरी को क्या करना है कि उस कैश को फाइंड करना है, जिसका मतलब कि बोरो करना यानी तो इन्वेस्टमेंट को बेचना, यही हो सकता है ना. अब आपको कैश चाहिए, ठीक है, दूसरे डिपार्टमेंट ने बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, ट्रेजरी हैज़ टू फाइंड दैट कैश और बहुत सारा कैश चाहिए. तो ट्रेजरी को कैश कहाँ से, या तो दो तरीका है कैश लेने का, दो तरीका, या तो आप बोरो कर लो यानी तो आपका जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट है उसको आप सेल कर दो. तो ये रिस्की हो सकता है, खासकर तब जब इंटरेस्ट रेट का वैल्यू या करेंसी का वैल्यू चेंज होता है. तो वही कहा जा रहा है कि ट्रेजरी ऑल्सो मैनेज बैलेंस शीट ट्रेकिंग ऑन मार्केट रिस्क जनरेटेड बाय अदर डिपार्टमेंट. देखिए सिंपल भाषा में समझिए, दूसरे डिपार्टमेंट ने क्या किया कि बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट लिया और उसके बहुत ज़्यादा कैश की रिक्वायरमेंट है. अब ट्रेजरी को ये कैश अरेंज करना है, या तो वो बोरो करेगा यानी तो अपने इन्वेस्टमेंट को बेचेगा. अब उस समय जब इंटरेस्ट रेट बहुत चेंज हो रहा हो, करेंसी बहुत चेंज हो रहा हो, तो उस समय ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की भी हो जाता है. इसीलिए ट्रेजरी रिस्क को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है. तो मैंने आपको दो चीज़ें समझाई, ठीक है, कि क्यों ट्रेजरी रिस्क को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है. आई हैव टोल्ड यू टू थिंग, राइट. द फर्स्ट रीज़न इज़, सिंपल भाषा में बोले कि ट्राइंग टू मेक मनी इन द मार्केट कैन बी रिस्की. सिंपल भाषा में बोल रहा हूँ मैं कि ऐसे मार्केट में पैसा कमाना रिस्की हो सकता है. एंड द सेकेंड रीज़न इज़ अदर डिपार्टमेंट कैन क्रिएट रिस्क फॉर ट्रेजरी. दूसरे डिपार्टमेंट भी आपके ट्रेजरी के लिए रिस्क जनरेट कर सकते हैं, राइट. अब एज वी हैव टॉक जस्ट नाउ, यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग. अब हम लोग थर्ड पॉइंट को डिस्कस करते हैं. देखिए बैंक जो है ना बहुत ज़्यादा पैसे से डील करती है एज़ कम्पेयर टू कंपनी. इसीलिए यदि छोटा सा भी रिस्क आ जाए ना तो बहुत बड़ा लॉस हो सकता है. इमेजिन कीजिए एक बैंक जो है अपना सारा पैसा जो है लैंड कर रही है, लोन के फॉर्म में दे रही है, तो सडनली जो है उसे उसको वापस चाहिए क्योंकि एक क्राइसिस आ गया, तो ये बहुत बड़ा डैमेजिंग सिचुएशन हो जाएगा. तो वही कहा जा रहा है कि बैंक का स्पेसिफिकली सेंसिटिव टू ट्रेजरी ड्यू टू हाई लिवरेज मीनिंग पोटेंशियल लॉस आर ग्रेटर देन इट क्रेडिट बिजनेस. समझ में आया दोस्तों, यही चीज़ समझाया जा रहा है. लेकिन जो लोन रिस्क है ना, लोन रिस्क देखिए यहाँ लोन रिस्क क्या बताया जा रहा है. लोन रिस्क जो है वो प्रेडिक्टेबल है. बोरोवर ने क्या किया कि अमाउंट ऑफ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी लिया प्लस इंटरेस्ट दे रहा है बोरोवर, और यूजुअली कोलेट्रल भी होता है, जैसे कि घर गिरवी के रूप में रखा गया है ताकि यदि रिपेमेंट ना हुआ तो हम उसको उससे रिकवर कर लें. तो जो वर्स्ट केस सिनेरियो है वो क्लियरर है किससे, लोन से. तो वही कहा जा रहा है कि लोन रिस्क जो है प्रिंसिपल और इंटरेस्ट से लिमिटेड है, जो कि सिक्योर होता है एसेट के द्वारा, कैपिंग द पोटेंशियल लॉस. ओके, तो आपको ये चीज़ समझ में आ रहा है कि ट्रेजरी रिस्क से बैंक क्यों ज़्यादा एक्सेसिव सेंसिटिव है, लोन रिस्क में क्यों कम सेंसिटिविटी है. चलिए हम लोग अब नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं, हाई लिवरेज एंड ट्रांजैक्शन रिस्क इन ट्रेजरी. इमेजिन कीजिए ट्रेजरी एक गैमलर है आपकी कंपनी के लिए, ठीक है. तो अब देखिए रिस्क क्या है, वाई यहाँ पे हाई लिवरेज क्यों कहा गया है, और ये जो लास्ट ट्रांजैक्शन रिस्क की बात हो रही है कैसे रिस्क है. लेट्स डिस्कस ट्रेजरी में किस प्रकार के रिस्क है और किस प्रकार के रिस्क को हमें मैनेज करना है. पहला रिस्क है लो अपफ्रंट कॉस्ट, ठीक है, हाई पोटेंशियल लॉस, यानी कर रहा है ना लो फंडिंग रिक्वायरमेंट, हाई लिवरेज. तो ट्रेजरी जो है ना वैसे चीज़ों से डील करता है जैसे कि हमारा फॉरेन करेंसी हो गया, तो फॉरेन करेंसी से डील करता है. उसे बहुत ज़्यादा पैसा अपफ्रंट में नहीं चाहिए,
लेकिन यदि इफ़ देयर गेस ऑन एक्सचेंज रेट इज़ रॉन्ग दे कैन लूज अ लॉट। अब मान लीजिए कि जो उन्होंने गेस किया था कि एक्सचेंज रेट बढ़ने वाला है लेकिन उल्टा घट गया, तब तो बहुत पैसा लूज कर देंगे ना। इसीलिए कहा जाए कि ट्रेजरी जो है वैसे चीज़ों से डील करता है जैसे कि फॉरेन करेंसी से, तो उन्हें बहुत ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए अपफ्रंट, लेकिन यदि उनका गेस गलत हो जाए तो वो बहुत ज़्यादा लूज़ कर देंगे। यदि छोटा सा चेंज आ जाए ना रेट में तो ये रुपीज़ में बहुत बड़ा लॉस कर देगा। वही कहा जा रहा है कि लो फंडिंग रिक्वायरमेंट। ट्रेजरी एक्टिविटी जैसे फॉरेक्स ट्रांजैक्शन है, मिनिमम वाला फंड इन्वेस्ट चाहिए, लेकिन सिग्निफिकेंट लॉस होगा यदि मार्केट फ्लक्चुएट होगा। तो समझ में आ रहा है दोस्तों? ऐसा पूछा जाए यदि आपसे कि बताओ कि ट्रेजरी में क्या इनिशियल इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा डालना पड़ता है, तो आंसर होगा नहीं, ट्रेजरी में ज़्यादा इनिशियल इन्वेस्टमेंट नहीं डालना होता है, राइट। लेकिन रिस्क कहाँ पे है? रिस्क तब होगा जब हमने जो गेस किया था कि हाँ एक्सचेंज रेट बढ़ेगा लेकिन उल्टा घट गया, तो वहाँ रिस्क होगा। दूसरा हमारा ट्रेजरी का फीचर है वो है बिग बेट बिग रिस्क। क्या मतलब हुआ इसे समझिए। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रेजरी डील कभी कभी ह्यूज भी हो सकता है, कभी कभी हंड्रेड्स ऑफ करोड्स में भी हो सकता है। यहाँ देख सकते हैं लिखा है 5 करोड़ to 50 करोड़, ठीक है। तो दोस्तों उनको अप्रूव किया जाता है लिमिट के बेसिस पर, लेकिन यदि तो ट्रेजरर है यानी कि ट्रेजरी पर्सन जो है वो एक बैड कॉल करेगा मार्केट के बेसिस पे, तो कंपनी एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मनी लूज कर सकती है। वही कहा जा रहा है कि ट्रेजरी डील्स लाइक फॉरेक्स ट्रेड कैन बी मैसिव, दिस लार्ज ट्रांजेक्शन अप्रूव्ड विद इन द डेलीगेटेड लिमिट कैरी द रिस्क ऑफ सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ द ट्रेजरर मिस जज द मार्केट। वही कह रहा है कि यदि ट्रेजरर जो है वो एक मार्केट के बारे में बैड कॉल कर रहा है या वो जजिंग नहीं कर पा रहा है, मिस जज कर रहा है, तो कंपनी जो है एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मनी लूज कर देगा। ये बातें समझ में आई? वेरी गुड। तो देखिए दोस्तों एक एक पॉइंट को हम लोग अच्छे से क्लियर करते चलेंगे, आपको कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी यदि आप इन चीज़ों को ध्यान से सुनेंगे तो। देखिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट बताया जा रहा है कि ट्रेजरी का शॉर्ट टर्म इरिवर्सिबल लॉस एंड मार्केट रिस्क इन ट्रेजरी। मतलब लोन जैसा नहीं होता है, ट्रेजरी डील जो है ना तुरंत किया जाता है, दे आर डन इंस्टेंटली, ठीक है, क्विकली किया जाता है। तो ये कोई टाइम भी नहीं है कि हम एक बैड डिसीजन को फिक्स कर सकते हैं, कोई समय ही नहीं मिलेगा आपको कि आपका जो गलत डिसीजन है उसको फिक्स करने का। इसीलिए दोस्तों लॉस जो है तुरंत का तुरंत हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि आप एक फॉरेन करेंसी खरीद रहे हैं, आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये ऊपर जाएगा लेकिन ये नीचे चला गया, तो आपका पैसा तुरंत लॉस हो गया। तो ये है ट्रेजरी। तो वही कह रहा है कि ट्रेजरी लॉस मेटेरियलाइज क्विकली विद ट्रांजैक्शन ऑफन इररिवोकेबल आफ्टर कंफर्मेशन, अनलाइक लोन देयर इज नो टाइम फॉर करेक्टिव एक्शन, दिस इज स्पेशली ट्रू इन द फॉरेक्स वेयर प्रॉफिट एंड लॉस हैपन ऑलमोस्ट इंस्टेंटली। इसी चीज़ को मैंने आपको सिंपल भाषा में समझा दिया एग्जाम्पल लेके। प्राइस है ना वो अनएक्सपेक्टेड तरीके से मूव करता है, तो ये किसके लिए अप्लाई होता है देख सकते हैं आप। ये अप्लाई होता है करेंसीज के लिए, दिस अप्लाइज टू स्टॉक और एनीथिंग दैट ट्रेजरी डील्स विथ। तो डिफरेंस जो होता है बाइंग एंड सेलिंग का, देखिए ये पॉइंट समझिए, बाइंग और सेलिंग का जो डिफरेंस होता है, बाइंग प्राइस और सेलिंग प्राइस, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो एक रिस्क को क्रिएट करता है और इसीलिए इसे मार्केट रिस्क कहा जाता है, समझे। तो ये पॉइंट आपको समझ में आया कि प्राइस हमेशा चेंज होगा जिससे मार्केट रिस्क अराइज होता है। अब मैं आपको एडिशनल ट्रेजरी रिस्क के बारे में समझाता हूँ। सबसे पहले क्या है कि ट्रेजरी उन चीज़ों से डील करता है जैसे कि करेंसीज से या स्टॉक से, और उनका प्राइस ऊपर या नीचे क्विकली जाता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वोलेटिलिटी बोलते हैं। ट्रेजरी डील्स विद प्राइस फ्लक्चुएशन इन करेंसी, ट्रेजरी डील करता है वैसे चीज़ों से जैसे कि करेंसी हो गया, स्टॉक हो गया, इसका प्राइस ऊपर जाएगा नीचे जाएगा क्विकली, एंड दिस इज कॉल्ड वोलेटिलिटी। जैसे मान लीजिए कि आप कोई चीज़ को खरीद रहे हैं, आप होप कर रहे हैं कि होपिंग इट गेट मोर एक्सपेंसिव, ये ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा, लेकिन फिर क्या होगा कि प्राइस क्रैश कर गया। तो यही होता है ट्रेजरी का रिस्क। आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि प्राइस बढ़ने वाला है लेकिन आपने क्या देखा कि प्राइस घट चुका है। तो दिस इज हाउ रिस्क ट्रेजरी रिस्क इज एक्सपोज टू। दूसरा पॉइंट है रिस्क फ्रॉम ऑल साइड्स, मतलब कि दो मेन तरह के रिस्क होते हैं। एक होता है जो कि अफेक्ट करता है मार्केट में सभी को, ठीक है, और दूसरा होता है जो कि स्पेसिफिक होता है कुछ चीज़ों के लिए जहाँ पे ट्रेजरी को इन्वेस्टमेंट होता है। तो एक होता है जनरल मार्केट रिस्क जो कि सभी के द्वारा फेस किया जाता है, और एक होता है रिस्क जो कि स्पेसिफाइड होता है सर्टेन इन्वेस्टमेंट में, जिसको हम सिस्टमैटिक रिस्क बोलते हैं। तीसरा तरह का रिस्क है ट्रेजरी इस बात में भी चिंतित होता है कि कैसे हमारे पास इनफ कैश हो ताकि हम कंपनी के बिल और एक्सपेंस को कवर कर सकें, जिसको लिक्विडिटी रिस्क आप कह सकते हैं। कभी कभी उसे बोरो करना पड़ता है शॉर्ट टर्म मनी ताकि वो श्योर कर सके कि वो कोई गैप ना हो, इसको हम लोग बोलते हैं फंडिंग या लिक्विडिटी रिस्क। तो तीन तरह के रिस्क अभी हमने डिस्कशन किए, मार्केट रिस्क, सिस्टमिक एंड सिस्टमैटिक रिस्क और फंडिंग या लिक्विडिटी रिस्क। अब हम लोग बात करते हैं लिक्विडिटी रिस्क एंड मैनेजमेंट।
तो सबसे पहला होता है, कभी कभी क्या होता है कि कंपनी ज़्यादा पैसा खर्च कर देती है जितना उसके पास आ रहा होता है, मतलब कि उसका एक्सपेंस जो है उसके इनकम से ज़्यादा हो जाता है। तो ट्रेजरी सामने आता है, वो क्या करता है कि शॉर्ट टर्म बोरोइंग को यूज करता है ताकि इस गैप को कवर कर सके। ठीक है, तो देखिए मैं फिर से रिपीट कर दूं कि बैंक ने क्या किया, कंपनी ने क्या किया कि अपना स्पेंडिंग जो है ज़्यादा कर दिया। ठीक है, यानी ऐसे समझिए एक्सपेंस जो है वो इनकम से ज़्यादा कर दिया, तो गैप बन गया। अब इस गैप को फिल करने के लिए ट्रेजरी क्या करता है कि शॉर्ट टर्म मनी बोरो करता है ताकि गैप को कवर कर सकें। इससे क्या होता है कि उसके पास इनफ कैश हो हैंड में, यानी इनफ लिक्विडिटी हो ताकि बिल्स को पे कर सके और प्रॉब्लम को अवॉइड करे। ठीक है, मतलब कि आप पैसा बोरो कर रहे हैं ताकि आप अपने टू होल्ड ओवर टंटिल तो ये एक पॉइंट को आपको समझ में आया। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट है हमारा इंटरेस्ट रेट रिस्क वर्सेस लिक्विडिटी रिस्क। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि इनके पास इनफ कैश होता है हैंड में ताकि वो बिल को पे करें, प्रॉब्लम को अवॉइड करें। दो साइड होता है, से एक सिक्के का दो पहलू है एक, लेकिन ट्रेजरी जो है दोनों को, अब देखिए एक है हमारा कौन सा, एक है हमारा इंटरेस्ट रेट रिस्क और एक है हमारा लिक्विडिटी रिस्क, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ठीक है, तो बेसिकली दे आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन बट ट्रेजरी मैनेज देम सेपरेटली। लिक्विडिटी रिस्क का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास इनफ कैश हैंड में होना चाहिए, जबकि इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या होता है, कितना कॉस्ट लगेगा बोरो करने में उस कैश को। तो चूंकि हम कैश से रन आउट हो रहे हैं, मतलब कैश हमारे पास है नहीं, ये बहुत डैमेजिंग होता है बैंक के लिए, इसीलिए ट्रेजरी का फोकस होता है कि हम लिक्विडिटी रिस्क को मैनेज करें। मैं फिर से रिपीट कर दूं, लिक्विडिटी रिस्क का मतलब कि आपके पास इनफ कैश होना चाहिए हैंड में, जबकि इंटरेस्ट रेट रिस्क का मतलब कितना ये कॉस्ट करेगा, हाउ मच इट विल कॉस्ट टू बोरो दैट कैश, उस कैश को बोरो करने के लिए कितना हमें पैसा देना पड़ेगा। तो चूंकि हमारे पास कैश है नहीं तो ये बहुत डैमेजिंग होता है बैंक के लिए, तो ट्रेजरी का फोकस होता है कि वो लिक्विडिटी रिस्क को मैनेज करे। अब बात करते हैं हम लोग एएलएम की। एएलएम होता है एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट। ये एक फैंसी टर्म है, किस प्रकार से ट्रेजरी जो है एसेट को और लायबिलिटी को बैलेंस करता है। ठीक है, सो दिस कॉल्ड एसेट एंड लायबिलिटी मैनेजमेंट। एसेट का मतलब कि मनी कमिंग इन और लायबिलिटी का मतलब मनी फ्लोइंग आउट। उसके बाद दोस्तों समझिए कि आप अपने इनकम और एक्सपेंस का ट्रैक रख रहे हैं, ये श्योर कर रहे हैं कि जो आपका बिल है वो कवर्ड है, और ये प्रैक्टिस सिमिलर होता है मार्केट रिस्क को मैनेज करने का, जिसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो वही कहा जा रहा है कि एएलएम का मतलब ये हुआ कि ट्रेजरी किस प्रकार से अपने एसेट एंड लायबिलिटी को बैलेंस कर रहा है, राइट। और दूसरी बात क्या बताया कि आप अपने इनकम और एक्सपेंस का ट्रैक रख रहे हैं ताकि श्योर कर सकें कि आपका बिल कवर्ड हो। अब मैं आपको समझाता हूँ किस प्रकार से ट्रेजरी जो है ट्रेजरी का रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक क्या क्या है। तो पहला टेक्निक है हमारा ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल। क्या मतलब हुआ कि ट्रेजरी जो है क्लियर गाइडलाइन सेट करता है कि किस प्रकार से वो ऑपरेट होगा। ठीक है, इसके अंदर जैसे कितना पैसा वो बोरो कर सकता है एक समय पे, कितना वो बेच सकता है, तो वही कहा जा रहा है कि इसके अंदर कुछ चीज़ें आती हैं कि हाउ मच मनी दे कैन बोरो एट अ टाइम एंड हाउ मच रिस्क दे कैन टेक अपॉन विद द इन्वेस्टमेंट। ये होता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल। बेसिकली प्रिवेंटिव मेजर है जो कि एस्टैब्लिश करता है एक प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉर ट्रेजरी ऑपरेशन। मतलब ट्रेजरी क्लियर गाइडलाइन सेट करेगा कि कैसे ये ऑपरेट करेंगे। ठीक है, दूसरा आता है हमारा, एक तो ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल हुआ पहला, सेकेंड पॉइंट है एक्सपोजर सीलिंग। मतलब क्या होता है कि ट्रेजरी को समझिए कि गेम में तो ट्रेजरी के पास लिमिट होता है कि कितना पैसा जो है वो सिंगल ट्रेड में वेच कर सकता है। कुछ स्टॉप लॉस के भी रूल्स होते हैं। ठीक है, तो जैसे कहने का मतलब कि इस इन्वेस्टमेंट को बेच दो यदि वो इतना इतना इतना। सी ट्रेजरी डिपार्टमेंट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो पहला होते हैं फ्रंट ऑफिस। तो फ्रंट ऑफिस को समझिए कि ये लोग जो होते हैं फ्रंट ऑफिस के जो मेंबर होते हैं ये डील मेकर होते हैं। कौन होते हैं ये? डील मेकर। मतलब ये हुआ कि ये नेगोशिएट करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे ट्रांजैक्शन को दूसरे कंपनीज के साथ, जैसे फॉरेन करेंसी खरीदना है या पैसा बोरो करना है, ये सभी चीज़ों को। So that's why they are called deal maker. Okay, they negotiate and they execute transaction with other company. दूसरा आता है हमारा बैक ऑफिस। बैक ऑफिस यानी कि समझिए कि वो बिहाइंड द सीन वर्क करते हैं। वो ये श्योर करते हैं कि ट्रांजैक्शन जो है करेक्टली सेटल हो रहा है, वो सारे रिकॉर्ड को रखते हैं और सारे पेपर वर्क को भी करते हैं। ये होता है हमारे बैक ऑफिस। और तीसरा होता है हमारा मिडिल ऑफिस। तो मिडिल ऑफिस समझिए कि इंडिपेंडेंट रिव्यूअर है। ठीक है, ये क्या है? इंडिपेंडेंट रिव्यूअर।
ठीक है। तो ये इंश्योर करते हैं कि सभी चीज़ें प्रॉपरली हो रही हैं, अकॉर्डिंग टू द रूल्स हो रही हैं। वो रिस्क को भी देखते हैं और हेल्प करते हैं फ्रंट ऑफिस और बैक ऑफिस को स्मूथली रन करने के लिए। तो ये एक तरह का समझिए कि मिडिल ग्राउंड का काम करते हैं। दे एक्ट लाइक अ मिडिल ग्राउंड बिटवीन द डील मेकर एंड द रिकॉर्ड कीपर। ये श्योर करते हैं कि सभी चीज़ें सेफ हो और साउंड हो। अब मैं आपको ट्रेजरी डिपार्टमेंट के रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में समझाता हूँ। तो फ्रंट ऑफिस के बारे में मैंने आपको भी बताया कि ये डील मेकर होते हैं। तो ये समझिए कि बैंक के टेलर हैं कंपनी के लिए। ये हैंडल करेंगे फॉरेन करेंसी को खरीदना, बेचना, करेंसी स्टॉक या पैसा बोरो करना दूसरे कंपनी से। ठीक है, तो ये इनका काम है। और कुछ हमारे फ्रंट ऑफिस जो होते हैं वो स्पेशलाइज होते हैं कुछ एरियाज़ में। जैसे मान लीजिए कि दूसरे बिजनेस के साथ डील करना है या स्टॉक को ख़रीदना है या बेचना है। दूसरा आता है हमारा बैक ऑफिस। बैक ऑफिस क्या करता है कि अकाउंटेंट होते हैं ट्रेजरी डिपार्टमेंट के। इसके बारे में मैंने क्या बोला आपको, टेलर बताया। और बैक ऑफिस कैसे होते हैं, अकाउंटेंट होते हैं। मतलब क्या हुआ कि ये श्योर करते हैं कि सारा ट्रांजैक्शन करेक्टली सेटल्ड हो। जैसे आप कुछ खरीदें या पैसा जो है आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाए। इसके अलावा ये सभी चीज़ों का ध्यान रखते हैं और ये श्योर करते हैं कि सारा रिकॉर्ड एक्यूरेट हो। और वो डबल चेक करेंगे ताकि श्योर कर सकें कि जो भी डील फ्रंट ऑफिस के द्वारा किया जा रहा है वो अंदर लिमिट हो। तो बैक ऑफिस अकाउंटेंट की तरह काम करेंगे। सारे ट्रांजेक्शन को करेक्टली सेटल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सभी चीज़ों का ट्रैक रखना और श्योर करना कि सारा रिकॉर्ड एक्यूरेट हो। ठीक है, वो डबल चेक करेंगे ताकि ये श्योर कर सकें कि जो डिटेल फ्रंट ऑफिस के द्वारा दिया जा रहा है वो सेट लिमिट के अंदर है या नहीं है। अब मैं आपको ट्रेजरी डिपार्टमेंट रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो अब हम लोग ने दो चीज़ डिस्कस किया, पहला फ्रंट ऑफिस टेलर, दूसरे बैक ऑफिस जो कि अकाउंटेंट, अब तीसरा है मिडिल ऑफिस। तो मिडिल ऑफिस में क्या है कि ये रिपोर्ट करेंगे किसी और को आउटसाइड द ट्रेजरी डिपार्टमेंट। ठीक है, तो ये इनका क्या काम है कि ओवरसीज़ करते हैं रिस्क मैनेजमेंट को और ट्रेजरी इंफॉर्मेशन सिस्टम को। उसके बाद ये इंश्योर करते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी से कॉम्प्लाइंस हो, या जो हमारे रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है उसको फॉलो किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है उसको चेक करेंगे। ये डेली मार्केट वैल्यूएशन को कंडक्ट करेंगे, ट्रेजरी प्रोडक्ट के प्राइसिंग को वेरीफाई करेंगे, मेंटेन करेंगे ट्रेजरी रिस्क के ओवरऑल प्रोफाइल को, लिक्विडिटी और इंटरेस्ट रेट रिस्क को मॉनिटर करना क्योंकि एलएम गाइडलाइन से अलाइन है। उसके बाद हमारा रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर आता है। तो जो डील मेकर होते हैं यानी जो फ्रंट ऑफिस होते हैं और जो रिकॉर्ड कीपर, देखिए सिंपल सी बात है, आपसे पूछा जाए कि डील मेकर कौन है तो आप क्या बोलिएगा, डील मेकर है हमारा फ्रंट ऑफिस। आपसे पूछा जाए कि रिकॉर्ड कीपर कौन है तो ये हो जाएगा हमारा बैक ऑफिस। तो जो डील मेकर और जो रिकॉर्ड कीपर है इसमें क्लियर चेन ऑफ कमांड होता है ट्रेजरी डिपार्टमेंट के अंदर। ठीक है, और जो हमारे वॉच डॉग्स होते हैं उनके पास सेपरेट रिपोर्टिंग लाइन होता है। ठीक है, हाँ, उनके पास सेपरेट रिपोर्टिंग लाइन होता है ताकि वो अपने इंडिपेंडेंट रिस्क कंट्रोल को एम्फेसाइज कर सकें। अब मैं आपको समझाता हूँ कि ट्रेजरी ट्रेडिंग लिमिट एंड स्टॉप लॉस कंट्रोल। तो यहाँ पे क्या है कि पहला जो लिमिट आता है वो हमारा है बेट साइज डील साइज लिमिट। मतलब ये कहना हो गया कि मैक्सिमम अमाउंट जो कि आप सिंगल ट्रेड पे रख सकते हैं। राइट, इमेजिन कीजिए कि कंपनी जो है एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी ही अलाउ कर रही है जिसको हम खरीद सकें या जिससे हम करेंसी खरीद सकें या बेच सकें एट वन टाइम। इसको हम लोग बोलते हैं डील साइज लिमिट। दूसरा कारण है हमारा ओपन पोजीशन लिमिट। ओपन पोजीशन लिमिट का मतलब क्या हुआ कि कंपनी जो है एक लिमिट डाल देती है कि कितना फॉरेन करेंसी वो होल्ड कर सकती है एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। तो वही से इसको हम लोग बोलते हैं होल्डिंग लिमिट। ठीक है, तो एक तो मैंने आपको डील साइज लिमिट समझाया, दूसरा आता है हमारा ओपन पोजीशन लिमिट यानी होल्डिंग लिमिट। मतलब कंपनी एक लिमिट सेट करेगी हाउ मच फॉरेन करेंसी दे कैन होल्ड एट अ गिवन टाइम। और नेक्स्ट है हमारा स्टॉप लॉस लिमिट। स्टॉप लॉस लिमिट का मतलब क्या होता है कि ट्रेजरी स्टॉप लॉस लेवल सेट करता है अपने ट्रेड के लिए। यदि करेंसी जो वो खरीद रहा है वो अपना वैल्यू लूज करना शुरू कर देगा तो उसको वो ऑटोमेटिकली बेच दिया जाएगा जैसे ही वो उस प्री डिफाइंड लिमिट तक पहुंचेगा। तो अभी तक मैंने आपको 3 लिमिट बताया। डील साइज लिमिट में क्या बताया कि कंपनी अलाउ कर रहा है सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी को ही आप स्पेंड करें खरीदने के लिए या बेचने के लिए किसी करेंसी को एक समय पे। और एक होता है होल्डिंग लिमिट। होल्डिंग लिमिट में क्या बताया कि कंपनी लिमिट डाल दिया है कितना फॉरेन करेंसी वो होल्ड कर सकता है किसी समय पे। और एक होता है हमारा स्टॉप लॉस लिमिट। तो स्टॉप लॉस लिमिट का मतलब कि ट्रेजरी जो है स्टॉप लॉस लेवल सेट करता है अपने ट्रेड के लिए।
स्टॉप लॉस लिमिट में क्या है कि करेंसी का मान लीजिए कि वैल्यू जो है घटने लगे तो ऑटोमेटिकली बेच दिया जाएगा जैसे वो प्री डिफाइंड लिमिट तक पहुंचेगा। अब मैं आपको फॉरेन एक्सचेंज ओपन पोजीशन लिमिट के बारे में समझाता हूँ, ठीक है। तो पहला पॉइंट बताया जा रहा है कि जो हमारा मान लीजिए कि ट्रेजरी डिपार्टमेंट एक कंपनी है जो कि बहुत सारे करेंसीज़ को खरीदती है, बेचती है, इसका वैल्यू ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। जस्ट फॉर एग्जांपल तो फ्रेंड्स, अनमैच्ड बेट में क्या होता है, कभी कभी ट्रेजरी जो है एक करेंसी खरीद लेता है जिसको एक्सपेक्ट करता है कि वो एक्सपेंसिव बनेगा, लेकिन बट देन दे हैवंट सोल्ड इट येट। तो इसको हम लोग बोलते हैं ओपन पोजीशन। ओपन पोजीशन का मतलब मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि ट्रेजरी ने एक करेंसी खरीदा, मान लीजिए US डॉलर खरीदा, ये एक्सपेक्ट करते हुए कि आगे आने वाले दिन में ये एक्सपेंसिव बनेगा, लेकिन हुआ क्या कि उसको अभी तक उसने बेचा नहीं है, नॉट सोल्ड येट। तो इसको हम लोग बोलते हैं ओपन पोजीशन। ओपन पोजीशन अनमैच्ड बाय सेल ट्रांजैक्शन होता है। दूसरा आता है लिमिट टू कंट्रोल रिस्क। तो ये तो हमारा था ओपन पोजीशन रिस्क। दूसरा आता है हमारा लिमिट टू कंट्रोल रिस्क। तो कुछ रीज़न है कि क्यों जो है लिमिट डाल दिया गया है ऑन लिमिट अमाउंट ऑफ करेंसी दैट दे कैन सोल्ड। पहला आता है लूजिंग मनी, तो लॉस करने का चांस रहता है। लिमिट का क्या क्या रोल है वो बताया जा रहा है कि कुछ रीज़न है क्यों लिमिट हम डालते हैं अमाउंट ऑफ करेंसी पे। पहला कारण है यदि मान लीजिए बहुत ज़्यादा US डॉलर खरीद लिया और वो सस्ता हो गया तो पैसा तो लूज कर जाएगा ना। दूसरा कारण है मिसिंग आउट ऑन रेगुलर इंटरेस्ट। तो यदि मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा USD खरीद लिया और वो सस्ता हो गया तो पैसा लूज हो जाएगा ना। तो ये लिमिट से क्या होता है, ये चीज़ प्रिवेंट होती है, यानी जो लॉस होने का चांस रहता है वो प्रिवेंट होगा यदि करेंसी डेप्रिसिएट हो गया, तो इसलिए लिमिट डालना जरूरी है। दूसरा कारण है कैरी कॉस्ट। मान लीजिए कि आप USD होल्ड कर रहे हैं, इसका मतलब कि वो इंटरेस्ट अर्न नहीं करेगा उस पैसे पे दूसरी जगह पे, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये भी एक कारण है कैरी कॉस्ट। तीसरा है कॉस्ट ऑफ रूपी, मतलब कि यदि वो रूपी को यूज कर रहा है USD खरीदने के लिए तो उसे जो है रूपी बोरो करना पड़ेगा, जो कि विच कैन ऑल्सो कॉस्ट दैम मनी। तो कॉस्ट ऑफ रूपी फंडिंग यूज टू बाय द करेंसी। अब मैं आपको डे लाइट लिमिट समझाता हूँ। तो डे लाइट लिमिट समझिए कि शॉर्ट टर्म बेट के लिए लिमिट सेट किया गया है। तो आप ज़्यादा USD खरीद सकते हैं यदि वो आप जो है दिन के ख़त्म तक उसे बेचना चाह रहे हैं तो, ठीक है। मतलब आपने डिसाइड किया कि हाँ आज ही शाम में जो है हम USD को बेच देंगे, तो आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा जो है USD खरीद सकते हैं। एक होता है ओवरनाइट लिमिट, मतलब कि स्ट्रिक्टर लिमिट है होल्डिंग USD ओवरनाइट। तो ये मतलब अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये रिस्कियर है बॉन्ड होल्डर के करेंसी को, ठीक है, फॉर लॉन्गर बिकॉज दे कैन चेंज मोर इन द डे दैन नाइट। फिर दोस्तों नेक्स्ट हमारा लिमिट है द नेक्स्ट लिमिट इज स्टॉप लॉस लिमिट। तो देखिए ये यहाँ पे कंसीडर करते हैं कितना USD जो है होल्ड कर सकते हैं टोटल में और कितना इंडिविजुअल करेंसी के पास है। फिर नेक्स्ट आता है ओवरनाइट लिमिट जो है। तो ये यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपको these require approval from big organization like RBI and it can have a specific rule how to calculate the total amount।